तो ये तो बदलाव प्रकृति का नियम है, संसार का नियम है, और राजनीति में ही बदलाव करते रहना पड़ता है। यही नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे, यही नीतीश कुमार सत्ता के लिए लालू के साथ आ गए, यही नीतीश कुमार लालू यादव को छोड़कर फिर भाजपा के चले गए। अगर यही बात भाजपा कह देती, भाजपा फंस जाती। लेकिन उन शब्दों का चयन अगर राजद के लोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो वो उस समय चल जाता था। आज नहीं चल सकता है। आज तेजस्वी यादव को इसीलिए माफी मांगनी पड़ती है अपने पिता के कार्यों की। आज तेजस्वी यादव को बदलाव करना पड़ता है। आप दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि भाजपा तो रिजर्वेशन खत्म करना ही चाहती है, लेकिन जिस तरीके के हथकंडे भाजपा से लड़ने के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे समाज और विभाजित है। तेजस्वी होते तो तेजस्वी पता नहीं क्या कर दिए होते हैं। तेज प्रताप का ऐसा, तेज प्रताप तो आगे लगा दिए होते। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। कल हमने महागठबंधन का चीरफाड़ किया था, कैसे महागठबंधन के अंदर विद्रोह है, और अब वो देखने को भी मिला है। आज के कार्यक्रम में महागठबंधन से कांग्रेस गायब हो गई है, और आज स्पष्ट हो गया कि बिना कांग्रेस के महागठबंधन बिहार में नीतीश और भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। लेकिन इसमें एक और बड़ा झमेला राजद के अंदर है। राजद के कई पुराने नेता नाराज हैं। खबर अंदर की है, और इसी अंदर की खबर की तह तक जाकर हम लोग जांच करते हैं, उसकी चीरफाड़ करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो नाराज क्यों हैं, और कौन कौन से वो लोग हैं जो लगातार नाराज चल रहे हैं, कौन कौन से वो लोग हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं। तो उनकी बात हम लोग आप तक पहुंचाते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। महागठबंधन में कांग्रेस पहले ही बाहर हो गई है, तेजस्वी यादव की पार्टी में भी कई नेता नाराज चल रहे हैं जी। आपको खबर मिली है क्या इससे? खबर तो खुद पत्रकार लोग ही दे देते हैं। हाँ। पार्टी के कार्यकर्ता दे देते हैं, वो नेता लोग भी दे देते हैं जो कि मतलब ऑफलाइन बतियाते हैं, मैंने कैमरा पे कुछ बात करते हैं, ऑफलाइन में कुछ और बतियाते हैं। लेकिन जिस तरफ हम जा रहे हैं उससे पहले एक बहुत मजेदार कहानी है, किस्सा है। किस्सा भी क्या हमारे ग्रंथों का हिस्सा है, वो जान लीजिए, उसके बाद आपको आसान हो जाएगा समझना थोड़ा सा इसको। जी। और मेरे लिए समझाना बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, चूँकि प्रभु राम भगवान थे, तो भगवान की तो मृत्यु नहीं हो सकती है ना जी। लेकिन जो आया है इस दुनिया में उसको तो जाना है। कई बार विष्णु ने अवतार लिए, कई बार अलग अलग रूपों में आए, उन अवतारों का भी अंत हुआ। लेकिन प्रभु राम के साथ सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि उनके सेवक हनुमान थे जी। और आपको पता है कि हनुमान अगर किसी के सेवक और रक्षक हो तो मृत्यु भी वहां नहीं पहुंच सकता जी। स्वयं यम डर जाते थे। जब जब राम को लेने आए यम तब तब डर गए। हनुमान दरवाजे पे खड़े, तो हनुमान के रहते यम भी भटक नहीं पाते थे जी। तो प्रभु राम को लगा कि अब तो ये बड़ा मुश्किल परिस्थिति हो गई। सभी लोग नर नारी इंतजार कर रहे हैं कि अरे भाई प्रभु राम मतलब बाकी इंसानों की तरह जब इंसान ही है तो फिर इनका समाप्ति क्यों नहीं हो रहा है, देह क्यों नहीं व्याप्त कर रहे हैं। तो अब राम जी ने एक व्यवस्था किया। उन्होंने कहा कि ऐसा सेटिंग करते हैं कि खुद हनुमान को समझ में आ जाए कि ये जो जीवन और मृत्यु है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हस्तांतरण होता रहना चाहिए, साइकिल ऑफ लाइफ चलता रहना चाहिए। तो राम जी ने जानते क्या किया, एक अंगूठी अपनी खोली और धीरे से उसको एक गड्ढे में गिरा दिया महल के। जब गड्ढे में वो गिर गया, काफ़ी दूर चला गया। हनुमान जी को बुलाया गया। राम जी ने कहा देखिए मेरी अंगूठी इसमें गिर गई है, मिल नहीं रही है। तो हनुमान जी तो रूप धरने के परांगत थे, सूक्ष्म रूप एकदम धारण कर लिया और उस गड्ढे में प्रवेश कर गए। काफ़ी दूर तक गए उस गड्ढे में, बहुत दूर तक गए। घुसते घुसते पाताल चले गए। पाताल में भी जब पूछा कि अंगूठी नहीं मिल रही है, लोगों ने कहा कि नहीं हमने देखा ही नहीं है, पाताल लोक के वासियों ने। फिर उसके आगे बढ़ गए और अंततः वो पहुंच गए नागलोक। नागलोक जब पहुंचे तो नागों के देवता वहाँ बैठे हुए थे। नागों के देवता को उन्होंने पूछा कि देखिए हमारे प्रभु राम की अंगूठी गिरी है यहाँ, अगर आप में से किसी को पता हो तो दे दीजिए, बड़ा कीमती अंगूठी है उनके लिए, और मैं यहाँ से बिना लिए तो नहीं जा सकता हूँ। हनुमान जी को नागों के देवता लेकर गए और एक बहुत विशाल पहाड़ सा दिख रहा था दूर से, लगा सोने का पहाड़ है। जब नज़दीक गए हनुमान जी तो देखा कि अंगूठियों का वो पहाड़ है। उन अंगूठियों के पहाड़ को जब देखा उन्होंने तो कहा कि, तो नागदेव ने कहा कि देखिए इसी में आपकी अंगूठी गिरी होगी तो गिरी होगी, और कहीं अंगूठी नहीं जाती है, यहीं आती है।
हनुमान जी को बड़ा अचंभा हुआ कि इतनी सारी अंगूठियों में कैसे खोजेंगे कि प्रभु राम की अंगूठी कौन सी है। लेकिन देखिए इसको कैसे समझाया जाए कि जब पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो श्री राम की अंगूठी थी जी। फिर उन्होंने दूसरी अंगूठी उठाई तो वो भी श्री राम की अंगूठी थी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से जितनी भी अंगूठियाँ उन्होंने उठाई सभी श्री राम की अंगूठी ही थी। जी। कुछ समझ में आया आपको? जी नहीं। बार बार अलग अलग रूपों में, अलग अलग आयामों में राम आते गए और राम अंगूठी हर को बार लगाया। उस अंगूठी के माध्यम से ये एहसास कराते थे लोगों को कि जो आया है उसे जाना है। राम कितनी बार आए और चले गए, जब जब कलयुग की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जब जब राम की आवश्यकता हुई राम आए। और सीधे चूंकि देव शरीर में तो आ नहीं सकते थे तो मानवीय शरीर में आते थे। और इस बार सबसे बड़ी, और जब वो आते थे तो उनके साथ हनुमान आ जाते थे। हनुमान उनको जाने नहीं देते थे। तो यम को वही मौका मिला जब अंगूठी लेकर हनुमान आ रहे थे, रास्ते में यम को मौका मिला। यम राम को लेकर पाताल लोक की तरफ बढ़ चुके हैं जी। और तब ये कहानी समाप्त होती है। मतलब इसका सार यही है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली बदलती नहीं है तो उनको बदलना पड़ता है। आप जिस राजद की बात कर रहे हैं, लालू यादव ने उस राज को बहुत अच्छे चलाया, सबको मौका दिया, लेकिन अब उस मौका देने से और उस स्थिर हो गई राजनीतिक समीकरण से आगे नहीं बढ़ाया सकता। बदलाव करना होगा। वो बदलाव कठिन है और हनुमान के रहते नहीं हो सकता, लेकिन बदलाव करना पड़ेगा। अब हनुमान को समझना पड़ेगा या राम को समझाने का तरीका निकालना पड़ेगा। मतलब आप इस बदलाव को सही मानते हैं? लेकिन बदलाव तो जो हमेशा सही है। चेंज इज ऑलवेज गुड। चेंज के हो सकते हैं चलते नुकसान हो आपको। आप साइकिल से मोटरसाइकिल पर चल जाइएगा तो सोता जो ठुकिएगा, लेकिन एक महीना भर में तो सीख जाइएगा। सीख जाइए तो उसको साइकिल चलेगा फिर नहीं। बहुत जल्दी पहुंच जाता है साइकिल से। अगर आएगा बड़ी गाड़ियों में तो आपको लगेगा कि अरे तो उसमें तो बरसातों धूप नहीं लगता है, एसी भी है। जो जगह ठुकिएगा उसको भी फिर सीख जाइएगा। तो ये तो बदलाव और प्रकृति का नियम है, संसार का नियम है। और राजनीति में ही बदलाव करते रहना पड़ता है। यही नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे, यही नीतीश कुमार सत्ता के लिए लालू के साथ आ गए, यही नीतीश कुमार लालू यादव को छोड़कर फिर भाजपा के साथ चले गए। तो ये तो बदलाव है ना राजनीति में। इसी तरीके से आपको परिस्थितियों के हिसाब से बदलना होगा और बदलते हुए परिस्थितियों के आधार पर आपको राजनीतिक समीकरणों को साधना होगा। कल MY था, आज A to Z की बात हो रही है। तो A to Z के नाम पर कुर्बानी तो होगी ना, है? सब जगह यादव तो नहीं जा सकते हैं, सब जगह मुसलमानों को तो नहीं भेजा जा सकता है। और यादव मुसलमानों की बात छोड़िए, हर जगह कार्यकर्ताओं को भी नहीं भेजा जा सकता है। जो एक बुलाकर और बार बार प्रचारित किया धोबी महिला, धोबी महिला, धोबी महिला, अगर यही बात भाजपा कह देती तो भाजपा फंस जाती। लेकिन उन शब्दों का चयन अगर राजद के लोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लालू यादव की तस्वीर तो बहुत वायरल हो रही थी कि किस तरीके से बगल में पैदान फेंक रखा हुआ है, पैर कुर्सी पर है, सामने एक नीची जाति की महिला है, उसको एक सेव या आम दे रहे हैं। ये तस्वीर पुराने समय में लालू यादव का एक चरित्र बयान करता है। वो उसी तरह की सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे तो वो उस समय चल जाता था। आज नहीं चल सकता है। आज तेजस्वी यादव को इसीलिए माफ़ी मांगनी पड़ती है अपने पिता के कार्यों की। आज तेजस्वी यादव को बदलाव करना पड़ता है। श्याम रजस हो, अब्दुल भाई सिद्दीकी हो, जगदानंद सिंह हो, तेज प्रताप यादव हो, मीसा भारती हो, इन सब को राजनीतिक कुर्बानी चढ़नी होगी। सिर्फ तेजस्वी के मुकुट के लिए? बिल्कुल, तेजस्वी के मुकुट के लिए नहीं, राजद के सत्ता में आने के लिए। राज्य सत्ता में आएगी तो कल तेजस्वी मुख्यमंत्री थोड़े बनेंगे, और भी लोग बहुत कुछ बनेंगे। और भी लोग जो लोग हैं वो तो बाहर जा रहे हैं धीरे धीरे। बाहर जा रहे तो यही तो परिवर्तन है ना। राम थोड़े बैठे रह जाएंगे हमेशा। राम जाएंगे तब ना लौह कुश आएंगे, तभी ना आगे की जो आज सम्राट अशोक तक के वंशज कहा जाता है राम के ही हैं, और भी आगे बात की जाती है। तो ये कहाँ से आता है? प्रवृत्ति और प्रकृति बदलती रहनी चाहिए। बदलते रहने के चलते कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं। जी। बार बार तेजस्वी यादव उसी समीकरण पर चुनाव लड़ रहे थे। लालू यादव बड़ी बड़ी तस्वीरें, सामंतवाद से लड़ेंगे। अरे सामंतवाद समाप्त हो चुका है इस देश में। कहीं कहीं अगर है तो उसे सामंतवाद नहीं कहा जाएगा, अपवाद कहा जाएगा। और अपवाद और सामंतवाद को एक अगर जो कोई बनाना चाहता है तो वो कोई एजेंडा साबित करना चाहता है। अगर कोई ये कहता है इतने साल रिजर्वेशन रहने के बावजूद अगर दलितों का उत्थान नहीं हुआ तो उस रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए। जी। यही ना बात है। अगर उत्थान नहीं हुआ तो खत्म कीजिए फिर। तो फिर आप दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि भाजपा तो रिजर्वेशन खत्म करना ही चाहती है, लेकिन जिस तरीके के हथकंडे भाजपा से लड़ने के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उससे समाज और विभाजित हो रहा है। मैं जाति की चर्चा नहीं करूंगा। मैं अब इंतजार करूंगा कि जाति जनगणना हो जाए
आंकड़ा है। हाँ, वो आ जाए। और आज ही देखिए, अब तस्वीर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं हर जगह, एक परिवार के 5-6 सदस्य मर गए। अब 5 गो आदमी को जात नहीं पूछना पड़ेगा, सरकार का काम थोड़ा हल्का हो गया। फिर बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ में कुछ लोग मर जाएंगे, 35,000 रुपये बच गया, चमकी बुखार, हाँ 35 रुपये बचेंगे। अभी कुछ दिन देखिए बाढ़ आएगा, कुछ लोग उसमें मरेगा, बच्चा सब मरेगा इंसेफ्लाइटिस में, कोरोना तो देगा तो जान ले ही रहा है बीच बीच में, सड़क दुर्घटना, फलना दुर्घटना, जहरीली शराब से लोग मर ही रहे हैं। तो धीरे धीरे सरकार का काम तो हल्का हो ही रहा है। ऐसी परिस्थितियों में कभी कहीं लगता है कि मतलब राजनीति के लिए सब कुछ राजनीति के लिए किया जाता है, तो फिर तेजस्वी यादव क्यों पीछे बैठे? अगर ब्राह्मणों भूमिहारों के मंच पर जाकर वो मंच साध लेते हैं, धारण कर लेते हैं, वो जाकर वहाँ लालू यादव की कमियां निकाल देते हैं, तो ये केवल इसलिए नहीं है कि उन्हें अपने पिता की जी की गलतियों का एहसास है, क्योंकि सत्ता प्राप्त करना है। अब्दुल बारी सिद्दीकी शहाबुद्दीन वाले मैटर पर शहीद हो गए थे, याद है आपको? लॉकडाउन में जब शहाबुद्दीन की मृत्यु हुई थी तो उनको जबरदस्ती लिखवाया गया था जी। कितना गाली पड़ा था, लगा कि मुसलमानों के पीछे हइये नहीं है को। और इसी वजह से देखिए, आपने तो हाथ कटवा लिया उस दिन, आपने शहाबुद्दीन का साथ नहीं दिया परिवार का, तो आपके खिलाफ मुसलमान हो गए। अब मुसलमान आपके साथ है नहीं तो आपको राजद क्यों रखेगी, क्यों रखेगी जी? नया मुसलमान नेता खोजे जिसके पीछे बड़ा समीकरण हो और कार्यशोर के पास बड़ा संगठन है, बड़ा सपोर्ट वर्ग है, सबको साथ लेके चलते हैं, तो उनको रखेगी। और बात जहाँ तक श्याम रजक की है, श्याम रजक स्वेच्छा से छोड़कर आते कि इन सभी लोगों को नुकसान हुआ है। श्याम रजक जदयू में थे, मंत्री थे, मंत्रालय छोड़कर यहाँ तक की सीट छोड़ दी अपनी यहाँ की फुलवारी की, और ये सब कुर्बानी देने के बाद आज क्या हुआ? एमएलसी तक नहीं बनाया गया पार्टी की तरफ से। आप मुझे बताइए, नाराजगी नहीं होगी इसकी वजह से? क्या जरूर होगी। अगर आप होते तो नाराजगी होती है आपके मन में, तेजस्वी होते तो तेजस्वी पता नहीं क्या कर दिए होते। तेज प्रताप का ऐसा, तेज प्रताप तो आगे लगा दिए होते जी, पूछ में आगे लगाते हैं अलंका स्वाहा। लेकिन राजनीति में ये कुर्बानियां ली जाती हैं, पूर्व में भी ली गई हैं। यही कहा जाता है कि सबसे बड़े हनुमान अगर कौन थे लालू यादव के? भोला यादव। नहीं, भोला यादव तो थे लेकिन हैं ही, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई कहा जाता है उनके लिए सामाजिक न्याय के पढ़े लिखे प्रोफेसर आदमी, राजपूत समाज से आते थे, लड़ते रह गए, लड़ते लड़ते मतलब अंतिम समय तक ऐसी परिस्थितियां बन गई, क्या कुछ हुआ आपको याद है ना? रघुवंश प्रसाद की बात मैं कर रहा हूँ। रघुवंश बाबू ने जितना कुछ किया लालू यादव के लिए, सवर्ण जाति से आते हुए भी लगातार लालू यादव के साथ खड़े रहे, और अंततः परिस्थितियां कैसी बनी आपको याद होगा जी जी। तो लालू यादव का बहुत नहीं चल रहा है राजद में, ये आपको पहले तो मान लेना होगा। और दूसरी बात आपको माने कि लालू यादव के समीकरण से सत्ता स्थापित नहीं हो पा रही है, इसलिए ये भी एक समस्या हो रही है। इसके अलावा दिक्कत ये है कि अब तेजस्वी यादव के दिमाग में भी ये बात बैठ गई है कि जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको केवल एमवाई के नाम पर साधना संभव नहीं है। बेरोजगारों की एक बड़ा जनसंख्या है इस प्रदेश में जी। उनकी जात कोई फिक्स नहीं है, उस जात को पूरा अगर हम फोकस करके अपनी तरफ कर लेंगे तो हम सत्ता की कुंजी प्राप्त कर लेंगे। ये एक रात नहीं होगा, इसके लिए धीरे धीरे प्रयास करना होगा। पहले तो जो बार बार कल भी नीतीश कुमार कह रहे थे कि पहले क्या था अब क्या है, ये उनका मास्टर स्ट्रोक है नीतीश कुमार का। ये किसी को मिल जाता है एक स्पेशल बॉल, दूसरा जब कुछ बड़ा गड़बड़ाता है नीतीश कुमार के सामने सारी गलतियां नीतीश कुमार कर दें, और जब पूछा जाता है कि जवाब की क्यों किया आपने, तो पहले क्या था अब क्या है। कंपेयर, आप किसी के पास डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, इस टांग में दर्द है सर, इस घुटने में, डॉक्टर आपका पैर काट देता है, आप कहते हैं सर पैर क्यों काट दिए, पहले क्या था अब क्या है। पहले दर्द था ना, अब नहीं ना है। टांग भले ना हो, दर्द नहीं होना चाहिए जी। दर्द का इलाज नीतीश कुमार ने बिहार का कर दिया है। ऐसे ही इलाज अब राजनीति में हो रहा है तेजस्वी यादव। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं सरकास्टिकली बोल रहा हूँ। बहुत लोग लग रहा हो कि तेजस्वी यादव को भिंगा के मार रहे हैं, नहीं मैं ही मार रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि सही समझे हैं, अब बिहार की राजनीति में बदलाव करना पड़ेगा, सबको समीकरण बदलना पड़ेगा। नीतीश कुमार जब जातिवादी हो गए तो आप थोड़ा सा लिबरल हो जाइए जी। जब नीतीश कुमार कल तक सोशल इंजीनियरिंग की बात करते थे, सब गुजरात को लेकर चलेंगे, अब लव उसमें मैंने फंसा गए बेचारे, तो आप उस समीकरण को साधिए। भाजपा का बिहार में कभी भविष्य अकेला नहीं है जी। इस बात को राजद समझती है, और इसीलिए नीतीश कुमार को कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी देती है, और इसीलिए आज सॉफ्ट भी है नीतीश कुमार को लेकर, इसलिए जातिगत जनगणना हो रहा है, इसलिए सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन पार्टी के नेताओं को, चाहे जगदानंद सिंह हो, चाहे मैंने नाम तो सबका ले ही लिया, और भी 2-4 लोग बैठे हुए हैं साइड लाइन में, मैं हर बार इन लोगों का नाम लेता हूँ, मैं ही लेता हूँ और कोई नहीं लेता है।
आपको याद होगा, अब तो चर्चा चल रही है ना, जब नहीं चल रहा तब भी मैं लेता रहता हूँ, आपको याद होगा कि इन लोगों को साइडलाइन किया गया है और ये पूरी सुनियोजित रणनीति के तहत किया गया है। इनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाएगा और वहीं से धीरे धीरे राजनीति समाप्त इनकी की जाएगी, संगठन तक सीमित कर दिया जाएगा। जैसे कि आरसीपी सिंह को किया गया, जैसे कि भाजपा में प्रेम कुमार को किया गया, ये नंदकिशोर यादव जी को किया गया, ऐसे ही इनका भी प्रमोशन और डिमोशन होता रहेगा। अब देखना यह है कि हो सकता है कि पार्टी इन लोगों पर, चूंकि लोकसभा चुनाव में राजद के पास बहुत कुछ मैंने प्राप्त करने का अवसर नहीं है जी, तो हो सकता है इन लोगों को लोकसभा में शहीद कर दिया जाए, अपना अपना लड़िए जाइए। तो कहीं ना कहीं राजद में, लेकिन इससे नाराजगी है, लेकिन इससे नाराजगी है, अंडर करेंट है और गुस्सा का अंडर करेंट है, और इसका खामियाजा तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ सकता है जी। देखिए, नेता खुलकर सामने आकर अगर नहीं कहे अपनी बात कि हम नाराज हैं तो और डरना पड़ता है। तारापुर में जो परिणाम आया सबने देखा। तारापुर में राजद के प्रत्याशी जो थी अच्छा खासा वोट लाई थी, उनका टिकट काट के दिया गया था। नए समाज, नए समीकरण के लोगों को टिकट दिया गया, उन्हीं के वोट बैंक से हार गए। जिनके खिलाफ उन्होंने टिकट दिया वही डैमेज कर चुके हैं, वहाँ 7-8 हज़ार वोट डैमेज किया, हार गए। तो हर सीट पर देखने मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी पर कहीं ना कहीं राजद दाव भी लगा रही है। राजद भी ये मानकर चल रही है कि नए समीकरणों से हमें फायदा हो सकता है। नीतीश कुमार और राजद, भाजपा सब जब नया समीकरण खोज रही है तो राजद पर क्यों आप इल्जाम लगाएगा? राजद को भी तो आगे बढ़ने दीजिए। केवल यादव की पार्टी तो हमेशा नहीं कहला सकती है, आज भूमिहारों की भी पार्टी है, राजपूतों का बड़ा दबदबा है। अब देखिए, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो एमएलसी हैं, जो कि राइट हैंड बड़ा बोले जाते हैं तेजस्वी यादव के, वो भी राजपूत समाज से आते हैं। भूमिहार को राज्यसभा भी भेजा, इतने भूमिहारों को एमएलसी बनाया, चुनाव में टिकट दे रहे हैं। अब इससे ज़्यादा तेजस्वी यादव का सीना फाड़ कर दिखा दें कि अंदर में सारे जातियों को रखे हैं, मन में जो चल रहा। लेकिन ऊपर ऊपर राजद गेम सही खेल रही है, इससे नाराजगी लोगों में है। लेकिन अब वही बात है कि अब्दुल भाई सिद्दीकी का कितना वोट बचा है। श्याम रजक जी यहाँ चुनाव लड़ते हैं, श्याम रजक जी का थोड़ा सा यहाँ पे पहले ही लोग अपने शहीद हो चुका है अब। हाँ, अब लेकिन श्याम रजक जी ने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। मंत्रालय छोड़कर, ये सारी चीज़ें छोड़कर, सिस्टम में रहकर भी सिस्टम से लड़ाया सकता है जी। लेकिन इतना बड़ा पद छोड़ देना इतनी आसानी से सही नहीं था उनका जी। और एक और बात, ये प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, इनके पुत्र ही नाराज, घर में इनके सेंधमारी हो गया, संगठन का चलाएंगे। आप खुद सोचिए, आपको कहा जा रहा है कि आप पूरा जो मोहल्ला है इसका बिजली का व्यवस्था आपको करना है, आपके यहाँ ट्रांसफार्मर रोज उड़ रहा है, रोज फ्यूजे उड़ रहा है, आपका सही मिस्त्री नहीं है आप मतलब जी। तो कहीं ना कहीं राजद के अंदर जो पुराने नेता हैं वो नाराज चल रहे हैं, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कई कार्यक्रमों के जरिए ये सारी चीज़ें दिखाई दी हैं। लेकिन अब ऐसे में राजद नए समीकरण की तरफ बढ़ रही है, तो तेजस्वी यादव का ये नया दाव आने वाले चुनाव में पता चलेगा कितना सक्सेसफुल है और किस तरीके से वोटों का ट्रांसफ़र होता है। फिलहाल के लिए इस पंचनामा में